नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आनुवांशिक संकेत। आनुवांशिक संकेत या जेनेटिक कोड या कोडोन या कूट प्रकूट त्रिक संकेत या ट्रिपलेट। तो बात करेंगे अपन आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड, कोडोन, त्रिक संकेत या ट्रिपलेट। ये सभी एक ही नाम हैं। तो बात करें अपन सबसे पहले आनुवांशिक संकेत को। सबसे पहले गेमो नामक वैज्ञानिक ने बताया। इनके अनुसार ये वे संकेत हैं जिनके द्वारा एमिनो अम्ल का निर्धारण किया जाता है, अर्थात एमिनो अम्ल का कूटलेखन होता है और इनका निर्माण 3 नाइट्रोजन क्षारकों से होता है। यानी कि 3 नाइट्रोजन क्षारकों से इन कोडोन्स का निर्माण होता है जो एमिनो अम्ल को कूट करते हैं। इसलिए इन्हें त्रिक संकेत या ट्रिपलेट कहते हैं। आनुवांशिक संकेत की खोज का जो श्रेय है वह श्रेय मार्शल नीरेनबर्ग को जाता है। इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्वतंत्र कूट के बारे में बताया। किसने बताया? मार्शल नीरेनबर्ग ने। आनुवांशिक संकेत जो होंगे यह एमआरएनए पर, कहाँ? एमआरएनए पर आनुवांशिक संकेत कोडोन्स के रूप में यानी त्रिक संकेत के रूप में पाए जाते हैं। और यही जो एमआरएनए पर जो कोडोन्स होंगे त्रिक संकेत के रूप में, इस एमआरएनए पर उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षारक होंगे उन्हीं कोडोन्स के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जैसे कि AUG, GGA, CCA, इस प्रकार जो स्टार्टिंग वाला जो कोडोन होगा वह एमआरएनए पर AUG होगा, क्योंकि AUG ही कोडोन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को प्रारंभ करता है। इसे प्रारंभक कोडोन भी कहते हैं, जो मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कूट करता है। तो जब AGCU यानी कि नाइट्रोजन क्षारकों का एक बार उपयोग किया जाता है तो उससे 4 एकल संकेत बनते हैं। यानी कि अगर इन नाइट्रोजन क्षारकों का अपन एक ही बार प्रयोग करें, जैसे कि AGCU, तो 4 एकल संकेत बनेंगे, यानी कि एडेनिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और ये एकल संकेत जो होंगे वो 4 ही अमीनो अम्ल को कोट कर सकते हैं। जब अब अपन इनको 2 बार लिखते हैं तो 16 प्रकार के, यानी कि AGCU, तो इस प्रकार जैसे कि AG, तो इस प्रकार मिलकर लगभग 16 प्रकार के संकेत बनेंगे। कितने? 16 संकेत बनेंगे। और 16 संकेत जो होंगे वह 16 एमिनो अम्ल को ही कूट कर सकते हैं, जबकि जो कोशिका द्रव्य होगा उसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो उन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को ये कूट नहीं कर सकते। क्योंकि इनको क्यों लिखा जाता है त्रिक संकेत के रूप में, उसका एक रीजन है, उसी को अपन देख रहे हैं। क्योंकि सिंगल रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 होते हैं और 4 एक प्रकार के एमिनो अम्ल, 4 एमिनो अम्ल को ही कूट कर सकते हैं। दो के रूप में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 16 प्रकार के कोडोन्स बनेंगे और 16 प्रकार के कोडोन्स 20 प्रकार के एमिनो अम्ल को कोड नहीं कर सकते। फिर इनको क्या किया? त्रिक संकेत के रूप में लिखा। जब नाइट्रोजन क्षारकों का उपयोग 3 बार किया जाता है तो इनसे कितने बनते हैं? 64 प्रकार के त्रिक संकेतों का निर्माण होता है, जिनके द्वारा जो कोशिका द्रव्य में जो 20 एमिनो अम्ल होंगे वो 20 एमिनो अम्ल को 64 कोडोन कोड कर सकते हैं। इनमें से 61 कोडोन्स जो होते हैं वो एमिनो अम्ल को कोड करते हैं,
तीन जो कोडॉन्स होंगे वो समापक कोडॉन होते हैं। उनके लिए कोई उन कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए, कोई एमिनो नहीं होता है, इसलिए इनको त्रिक संकेत के रूप में लिखा जाता है। अपन देखेंगे टेबल के माध्यम से कि किस प्रकार लिखा जाता है इनको त्रिक संकेत के रूप में। तो इसमें देखिए अपन UCAG, UCAG तो इसको बनाया अपन तो U, इधर से U, इधर से भी U, यानी कि U इन दोनों को लिख लो U। अब यहाँ से UCAG, तो UCAG जोड़ दो इनको, इधर U और C, तो UC और इसको आप UCAG। ऐसे ही UA, तो UA और वापस UCAG। तो इस प्रकार इन संकेतों का निर्माण होता है। इस प्रकार एक डिब्बे में 4 संकेत, तो सभी में 4, तो इस प्रकार कुल मिलाकर 64 संकेत बनते हैं। तो देखें अपन, तो इस प्रकार इस टेबल का निर्माण होता है। तो 64 संकेत यानी कि आनुवांशिक संकेत दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इस 64 संकेत होंगे। इसमें जो स्टार्ट कोडॉन होगा वो AUG होता है, मेथियोनिन। इसके अलावा ये ल्यूसीन एमिनो अम्ल को कोडॉन करेंगे, फेनिन, एलेनिन को, एसिरिन को, ये प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, वेलिन। ये स्टॉप कोडॉन UAA, UAG। इसके अलावा एक और होता है स्टॉप कोडॉन UGA। ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं और बाकी के जो 61 कोडॉन होंगे वो एमिनो अम्ल को कोड करते हैं। तो इसके बाद अपन देखेंगे आनुवांशिक संकेत या कोडॉन की विशेषता। आनुवांशिक संकेत की विशेषताएं कि क्या विशेषता पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन इसमें स्पष्ट विशेषता त्रिक संकेत या ट्रिपलेट के रूप में प्रत्येक संकेत या प्रपुट 3 नाइट्रोजन सारकों से बना होता है। कितने? 3 नाइट्रोजनी सारक से बना होगा और इनकी कुल संख्या 64 होती हैं। इनमें से 3 प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल का कूटलेखन नहीं करते, जिन्हें रोध प्रकूट या समापक कोडॉन कहते हैं। UAA, UGA, UAG ये 3 प्रकार के जो नाइट्रोजन सारक होंगे यानी कि कोडॉन्स होंगे, ये किसी भी एमिनो अम्ल को कोट नहीं करते। और जो 61 प्रकूट होते हैं या कोडॉन्स होते हैं वो कोशिका में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल का कूटलेखन करते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें अपन, असंदिग्ध व विशिष्ट। एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूटलेखन करता है, इसलिए प्रकूट असंदिग्ध या विशिष्ट होते हैं। यानी एक अमीनो अम्ल का कूटलेखन जो होगा वह एक प्रकूट करता है, इसलिए इस प्रकूट को असंदिग्ध या विशिष्ट कहते हैं। तीसरा विशेषता देखिए अपन अपहासिता।
जब किसी अमीनो अम्ल का कूटलेखन एक से अधिक प्रकुटों द्वारा होता है तो इसे अपहासिता कहते हैं। यानी कि कूटलेखन जो होगा, यानी कि जो अमीनो अम्ल होता है तो इस अमीनो अम्ल का जो कूटलेखन होगा वो एक से अधिक प्रकुटों द्वारा, यानी कि एक से अधिक प्रकुट जो होंगे वो एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कूटलेखन करते हैं, उसे अपन अपहासिता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए अपन इसमें, एलेनिन के लिए 4 प्रकुट होते हैं जो एक ही प्रकार के एमिनो अम्ल यानी कि एलेनिन को कूट करते हैं। इसके बाद देखिए अपन अगली विशेषता, कोमा रहित। एमआरएनए पर पाए जाने वाले संकेत प्रकुट को लगातार पढ़ा जाता है, इनके मध्य कोई कोमा नहीं पाई जाती। जैसा कि अपन ने अभी डायग्राम के माध्यम से भी देखा कि एमआरएनए पर जो कोडॉन्स होंगे उनके मध्य कोई कोमा नहीं पाई जाती, कोमा रहित होते हैं। ये अनुवांशिक संकेत अतिव्यापक भी नहीं होते हैं, जैसे कि AUG, GGC, तो इनमें से कोमा नहीं मिलेगी। और ये जैसे कि AUG मेथियोनिन को कोड करता है, JGC ये दूसरे एमिनो अम्ल को कोड करेगा, एक दूसरे पर क्या नहीं होंगे, अतिव्यापित नहीं होते। यानी कि जब एक कोडॉन्स कंप्लीट होगा तो दूसरा कोडॉन्स स्टार्ट होगा, यानी कि ऐसे नहीं कि यहाँ से दूसरा कोडॉन जी कोई दूसरा बीच में कोडॉन जाए, अगला आने वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। यानी कि हमेशा ये त्रिक संकेत के रूप में पाए जाते हैं और एक दूसरे पर अतिव्यापित नहीं रहेंगे। अगली विशेषता देखिए अपन, सार्वभौमिकता या सार्वत्रिकता। जीवाणु से लेकर मनुष्य तक एक निश्चित प्रकुट के द्वारा निश्चित अमीनो अम्ल का कूटलेखन होता है, इसे सार्वभौमिकता कहते हैं, यानी कि फिक्स होता है। जैसे बात करें अपन UUU संकेत के द्वारा फेनिल एलेनिन अमीनो अम्ल का कूटलेखन होता है, यानी कि जो AUU संकेत द्वारा फेनिल एलेनिन एमिनो अम्ल का कूटलेखन होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों में फेनिल एलेनिन एमिनो अम्ल का कूटलेखन होगा। इस सार्वभौमिकता के अपस्वरूप देखिए अपन सूत्रकणिका वो प्रोटोजोआ है, यानी कि उनमें कुछ अलग होता है। अगला दोहरा कार्य, एमआरएनए पर पाया जाने वाला प्रथम संकेत क्या होगा, AUG होता है और यह मेथियोनिन एमिनो अम्ल का कूटलेखन करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करने वाला AUG होता है। इसका दूसरा कार्य प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करना है, इसलिए इसको प्रारंभक कोडॉन कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रारंभ करता है। मेथियोनिन व ट्रिप्टोफैन आदर्श एमिनो अम्ल हैं, क्योंकि इनका कूटलेखन एक ही प्रकुट द्वारा होता है। मेथियोनिन के लिए तो AUG होगा और ट्रिप्टोफैन के लिए UGG होता है। दोनों को आदर्श एमिनो अम्ल मानता है कि एक तो मेथियोनिन को, एक ट्रिप्टोफैन को। मेथियोनिन को कोड करने वाला जो कोडॉन होगा वो AUG और ट्रिप्टोफैन को UGG होता है। हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिक संकेतों को त्रिक संकेत प्रमाणित करने के लिए रासायनिक विधि का विकास किया था। तो इसी के साथ अपन ने आनुवंशिक संकेत या कोडॉन की बात कर ली। इसके बाद देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ DNA। तो पहला टाइप देखेंगे अपन DS DNA।
इसे अपन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। इसे dsDNA भी कहते हैं। जब डीएनए में दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती हैं तो इसे dsDNA कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है। अधिकांश सजीवों में ये डीएनए ही मिलता है। जैसे देखिए अपन dsDNA पादप व जंतुओं में देखा जाता है। अगले डीएनए की बात करें अपन ssDNA यानी कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। इस डीएनए में एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है और इस प्रकार का जो डीएनए होगा वह लैम्ब्डा जीवाणुभोजी वायरस में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे अपन cDNA यानी कि सर्कुलर डीएनए की। यानी कि डीएनए जो होगा ये वृत्ताकार रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको सर्कुलर डीएनए कहते हैं। कुछ कोशिकांगों जैसे कोशिकांगों के देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा अपन ने कोशिका में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाला डीएनए को माइटोडोम कहते हैं। आकृति गोलाकार होगी इसकी। हर लवक के अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए होगा उसे प्लास्टिडोम कहते हैं। और इसके अलावा जीवाणु कोशिका में भी वृत्ताकार डीएनए देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे अपन फॉर्म्स ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए के स्वरूप। तो देखे थे अपने डीएनए के प्रकार। तो डीएनए किस किस रूप में पाया जा सकता है। तो फर्स्ट देखेंगे अपन बीडीएनए। इसमें दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती हैं जो दाईं ओर किधर दाईं तरफ कुंडलित रहती हैं। और अणु का जो व्यास होगा इसका जो व्यास होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडल की जो लंबाई होगी यानी कि एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन अगला डीएनए cDNA। इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दाईं तरफ कुंडित रहेगी, वही सेम प्रोसेस बीडीएनए की तरह। इसमें भी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होगी वह दाईं तरफ कुंडलित रहती हैं और इसमें जो व्यास होगा वह 20 एंगस्ट्रॉम होगा डीएनए अणु का व्यास। एक कुंडल की लंबाई 31 एंगस्ट्रॉम होती हैं, जबकि बीडीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम होती हैं। और इसमें 9 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें एक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड और इसमें 9 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन डीडीएनए। इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दाईं तरफ कुंडलित रहती हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी और दाईं तरफ कुंडलित रहती हैं। इसमें डीएनए अणु का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है
और एक कुंडल की लंबाई लगभग 30 एंगस्ट्रॉम होती है और एक कुंडल में लगभग 8 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। इसमें एक कुंडल की लंबाई 34, cDNA में 31 और dDNA में 30 एंगस्ट्रॉम। 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं bDNA में, cDNA में 9 न्यूक्लियोटाइड्स और dDNA में 8 न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन ADNA। ADNA दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें भी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, दाईं तरफ कुंडलित रहती है। इसमें DNA अणु का जो व्यास होगा, व्यास 23 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडल की लंबाई, एक कुंडल की जो लंबाई होगी 28 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडल में लगभग 11 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अगले DNA की बात करेंगे अपन ZDNA। इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाईं तरफ कुंडलित रहती हैं। दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड जो चेन होगी वह बाईं तरफ, ZDNA में बाईं तरफ कुंडलित रहती हैं। एक कुंडल की जो लंबाई होगी, एक कुंडल की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है। व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडल की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है, व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होगा। एक कुंडल में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड की संख्या 12 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। तो ये देख लिया अपने DNA के स्वरूप कि इस रूप में DNA प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करेंगे अपन पैलिंड्रोमिक DNA। पैलिंड्रोमिक DNA इसकी खोज विल्सन और थॉमस ने की थी। पैलिंड्रोमिक DNA वो होता है जब DNA में N2 सारक, DNA में N2 जो सारक होंगे वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उनको उल्टे और सीधे एक समान दिखाई दे, तो इसे पैलिंड्रोमिक DNA कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कि जो नाइट्रोजन सारक होंगे उनका एक क्रम होगा ये इस टाइप से, तो C G से जुड़ा होता है, G C से, A T से, T A से, C G से, C G से, C G C से। तो देखो इसमें आप इधर से C C G G, तो इधर से पढ़ने पर और इधर से पढ़ने पर क्रम एक समान होना चाहिए। ये इधर C है तो इधर C, इधर C C, G G G G, A T C C, A T C C और G G G G। तो आएंगे स्टार्टिंग से और लास्ट से पढ़ने पर N2 सारकों का एक निश्चित क्रम प्राप्त हो, तो इसे ही पैलिंड्रोमिक DNA या पैलिंड्रोम DNA कहते हैं। इसके बाद देखिए अपन सैटेलाइट DNA। वह DNA जिसमें अनेक स्थानों पर N2 सारक का एक समान क्रम उपस्थित हो, तो उसे सैटेलाइट DNA कहते हैं। क्योंकि N2 सारक का एक समान क्रम उपस्थित होना ही सैटेलाइट DNA को प्रदर्शित करता है। तो इसी के साथ अपन ने यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बुक 2 को स्टार्ट करेंगे। बुक 3 की अपन ने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली, यूनिट 1, 2 और 3 यूनिट को। इसके बाद अपन
बुक सेकंड को स्टार्ट करेंगे, बुक सेकंड की फर्स्ट यूनिट को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।